गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हम लोग डाइस पढ़ रहे थे यानी पासा। पासा बड़ा सिंपल सा था। 4 पासे थे, 3 पासे थे, 2 पासे थे। पासे में 2 बातें हमने स्टार्टिंग में सीखी थी कि पासा मानक भी होगा और सामान्य भी होगा। मानक पासे की खूबसूरती क्या होगी कि चूंकि उस पे 6 सतह होते हैं तो 6 नंबर होते हैं। 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के 5 होगा, 3 के 4 होगा। सामान्य पासे में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, है ना। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा था कि अगर पासे 4 हो, 3 हो या 2, हमें किन्हीं 2 ऐसे पासों पे नजर ले जानी है जिसकी एक सतह कॉमन हो यानी उभयनिष्ठ हो। उस कॉमन सरफेस से हम क्लॉकवाइज चलते थे और नंबर को सीधा लिख लेते थे। लास्ट में पाते थे कि एक नंबर ऐसा है जो 2 जगह पाया जाता था, तो एक जगह काटकर जो नंबर नहीं दिख रहा है उसे मेंशन करते थे। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने सीखा था पासे को ओपन करना, यानी ओपन पासे को बंद करना, क्लोज करना। तो मिठाई का डब्बा जो एंगेजमेंट में मिलता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो 2D में होता है, उसी पे प्रिंट होता है। प्रिंट होने के बाद फिर वो बॉक्स बनाया जाता है। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि वर्टिकल या हॉरिजेंटल कम से कम 3 ब्लॉक यदि हैं, कम से कम 3, 4 भी हो सकते हैं। 3 ब्लॉक होंगे तो एक ब्लॉक मतलब अल्टरनेटिव ब्लॉक जो होगा, एक छोड़कर जो दूसरा होगा, वो क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। अब इससे संबंधित हम लोगों ने एक प्रश्न भी किया था। प्रश्न किया नहीं था, करने की कोशिश में थे। ये है वो प्रश्न, इसको हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आप देखिए बस केवल ध्यान से। ये था प्रश्न। प्रश्न में ये कहना है कि जो ये खुला वाला पासा है ना, ओपन वाला, जब इसको हम क्लोज करेंगे यानी बंद करेंगे तो दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा पासा तैयार होगा। अब देखिए, देखने में साफ साफ पता चल रहा है। अभी ऐसे तो 2 ही हैं, इधर भी 2 हैं, पर ऐसे हमें 4 मिल रहे हैं। तो 2 का विपरीत 1 और 6 का विपरीत 3। अब ये 4 सतहें तो एक दूसरे के विपरीत हो गई। अब जो 2 बचेगी वो अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। तो 5 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 5 होगा। सबसे पहले हम ये बना देंगे, फिर हम देखेंगे जो चारों विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा विकल्प है जो इस रूल को फॉलो करता है। फॉलो का मतलब ये हुआ कि जो नंबर अपोजिट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 5 के विपरीत में 4 है, तो आपको पता है जो 3 सतहें हमें दिख रही होती हैं उसमें फ्रंट दिख रहा होता है, उसकी विपरीत सतहें कभी दिखती नहीं। अर्थात विपरीत सतहों वाले नंबर इन डाइस में दिखाई नहीं सकते। अगर दिखाई पड़ रहे हैं इसका मतलब वो पासा क्या है? गलत है। और नहीं दिखाई पड़ रहा है तो क्या है? तो सही होगा। आइए चेक करते हैं। 6 3 1, 6 और 3 1, 6 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट हैं। तो 6 और 3 बगल बगल हो नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी 5 4 2, 5 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे और विपरीत सतह कभी बगल में नहीं दिख सकती, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्योंकि 5 यहाँ है तो 4 तो फिर नीचे होना चाहिए ना, बगल में नहीं दिखना चाहिए। यहाँ ये 3 1 5, 3 1 5 ये हो सकता है। इसको देखते हैं। 3 6 1, 3 और 6 क्योंकि विपरीत है तो बगल में दिख नहीं सकते, इसलिए गलत। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये हमारा हो गया और हमारे ख्याल से सबको समझ में भी आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन एक्सप्लेन। अगर डाउट है तो आप बोल सकते हैं। देख लीजिए। ठीक है, मैं मान लेता हूं सबको क्लियर हो गया।
एक प्रश्न ये है कि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा यूपीएससी टाइप का है। यूपीएससी टाइप का मतलब ये हुआ कि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, सोचना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके बाद इस आंकड़े से संबंधित 3 या 4 प्रश्न दिए होंगे, उन्हें हम हल करेंगे। एक शब्द होता है एडजेसेंट, इंग्लिश में एडजेसेंट, और हिंदी में कहते हैं आसन्न। आसन्न मतलब बगल में लगा हुआ। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में लगा हुआ, उसी को हिंदी में आसन्न कहते हैं। आसन्न की खासियत क्या होती है? जैसे कोई पासा है, मान लो ये पासा है, ये पासा है, खूब ध्यान से देखो, है ना, और यहां ऊपर में कोई नंबर लिखा हुआ है ऐसे, तो इस नंबर का आसन्न ये नंबर भी होगा, ये नंबर भी होगा, ये नंबर भी होगा, मेरे साइड वाला होगा। इसका आसन्न केवल इसका विपरीत नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे, इसका आसन्न ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा और नीचे वाला भी होगा। इसका आसन्न कौन नहीं होगा? इधर वाला। यानी विपरीत को छोड़कर सभी क्या कहे जाएंगे? आसन्न कहे जाएंगे, यानी इंग्लिश में एडजेसेंट कहे जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। अब ये आंकड़ा आपके सामने दे दिया है, अब इस आंकड़े से संबंधित हम लोग प्रश्न करने जा रहे हैं। देख लीजिए। आगे आने वाले 4 प्रश्नांशों के लिए एक पासा निम्न प्रकार से निर्मित किया जाता है। अब देखो, पासा जब निर्मित करेंगे तो सबसे पहले ऐसे एक ब्लॉक बना लो। कह रहा है 4, 4 सबसे नीचे होना चाहिए, तो 4 यहां होगा। अब इसमें कह रहा है 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जाहिर सी बात है 4 के विपरीत क्या होगा? 1 होगा, और 4 के विपरीत होगा तो इसका विपरीत कहां आएगा? यहां आएगा, यहां आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है 1, 2 एवं 3 के मध्य होना चाहिए। 2, 3 के मध्य होना, 2, 3 आप कहीं भी रख सकते हो। 4, 5 एवं 6 के मध्य आना चाहिए, कोई बात नहीं। आप यहां रख दो 5, यहां रख दो 6, यहां रख दो 2 और यहां रख दो 3, बना दो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4 और 5 को यहां रख सकते हो और 2 और 3 को यहां रख सकते हो, लेकिन 4 और 1 एक ही जगह पे रहेंगे, है ना। 5 और 6 को इंटरचेंज कर सकते हैं 2, 3 के साथ, या 2, 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं 5 और 6 के साथ, लेकिन 4 और 1 अपनी जगह पे कायम रहेंगे। ये बन गया। बनने के बाद पूछ रहा है 1 की विपरीत क्या है? ऑप्शन सी, 1 का विपरीत क्या होगा? 4। आ गया आंसर। अब इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, पूछ रहा है ऊपरी फलक पर क्या है? ऊपरी फलक पे आएगा 1, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पूछ रहा है 6 के आसन्न क्या क्या है? तो 6 के आसन्न 5 को छोड़ के सभी होंगे। 6 के आसन्न 1, 2, 3, 4, ये सभी 6 के आसन्न होंगे। 2 के आसन्न क्या क्या है? 2 के आसन्न में 3 को छोड़ के सभी होंगे। 2 के आसन्न में 3 को, यहां 3 है ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये प्रश्न बनेंगे, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। एक, 2 और 3 के मध्य ही तो है। 2 इस तरफ की दीवार है, 3 इस तरफ की दीवार है, उसके ऊपर 1 है, तो मध्य ही बोला जाएगा।
हाँ तो बेटा 4 सबसे नीचे ही तो है। लगता है कल तुम क्लास नहीं लिए थे, है ना? लगता है तुम कल क्लास आए नहीं थे, और लास्ट में कल क्लास या तो लास्ट से पहले भाग गए थे, या दूसरों के कमेंट पढ़ रहे थे कि कौन कौन क्लास में आया है कौन नहीं आया है। कल क्लास के लास्ट में मैं एक बॉक्स बनाया था, मिठाई का डब्बा, और सिखाया था कि सबसे निचली सतह ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, और ये दोनों एक साथ ऐसे उठेंगे, ये दीवार का काम करेगा, एक इसके ऊपर कैप हो जाएगा। तो सबसे नीचे 4 है, सबसे नीचे 4 है। चलो एक बार और समझा देते हैं। ऑनलाइन में यही है, ऑफलाइन में होते तो खुराफात नहीं करोगे, ऑनलाइन में करोगे। अब चलो जिसको नहीं समझ में आया वो समझे ध्यान से। कभी किसी छोटे मोटे फंक्शन में गए होंगे आप, एंगेजमेंट में या बर्थडे में, है ना, या कोई गैदरिंग पार्टी रही होगी जिसमें 20-25 लोग रहे होंगे। आजकल एक कल्चर है शहरों में, नाश्ते का पैकेट दिया जाता है। या कभी किसी अच्छे स्कूल में आप पढ़े होंगे ना, तो जब कोई गेस्टेड डे होता है तो तब भी बांटा जाता है डब्बा ऐसे। या किसी मिठाई की दुकान पे जाओगे ना, 2 तरह के डब्बे, एक तो आधा किलो वाला होता है, 1 kg वाला होता है, एक 250 ग्राम होला होता है, ऐसे होता है डब्बा। इस डब्बे को ध्यान से देखो, देखो ऐसे ही होता है डब्बा। अब इसमें निचली सतह ये है, ऊपरी सतह ये है, और ये 4 सतहें हैं। अब ये जब डब्बा बना रहा होगा तो 3D में तो बना नहीं रहा होगा, 2D में बना होगा। देखो ऐसे डब्बा बनता है। आसन्न मतलब होता है बेटा एडजेसेंट। आसन्न का मतलब होता है एडजेसेंट। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। और पासे की एक खासियत होती है कि पासे पे विपरीत सतह को छोड़ करके सारी पड़ोसी में आती हैं। जैसे अब जो जिन लोगों का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है वो ध्यान से देख लें, अब इसके बाद नहीं बताऊंगा। ये जैसे ऊपर कोई नंबर रखा है, यहां पर इसका आसन्न ये वाला भी नंबर है, ये वाला भी नंबर है, ये वाला भी नंबर है, और ये वाला भी है। इसका आसन्न केवल नीचे वाला नहीं होगा क्योंकि विपरीत है। उसी तरह अगर यहां कोई नंबर है, यहां पर लिखा है, तो ये आसन्न होगा, ये आसन्न होगा, ये वाला आसन्न होगा, नीचे वाला। इसका विपरीत किधर है, मेरी तरफ, तो वो आसन्न नहीं होगा। आसन्न मतलब एडजेसेंट। ठीक है। अब ये इसको ऐसे उठा दो, इसको ऐसे उठा दो, तो ये दीवारें एक दूसरे के विपरीत हो गई। ये उठा दो, और ये नीचे की सतह है, और इन दोनों को एक साथ उठाओगे तो ये तो दीवार का काम करेगा, ये इसके ऊपर कैप बन जाएगा। यही सिखाया था कल। लेकिन वही बात है, कुछ कल आए रहे होंगे, कुछ आज आए हैं, फिर अभी कुछ बीच में चले जाएंगे। देख ले छत पे धूप है कि नहीं। अब देखो यहां पर इस प्रश्न को मैं बनाता हूं, फिर से जनरेट करता हूं। ये बना दिया। अब ये डेटा हमारे सामने दिया है। एक कोई आए हैं आज की क्लास में, सरोज कुमार, मिस्टर सरोज कुमार। कितने विशेष आदमी हैं। कह रहे हैं एक नीचे भी तो जा सकता है। यार जाने को डब्बा पलट दोगे तो वो नीचे हो जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, तो डब्बे को जिधर घुमाओगे उधर घूम जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट हम बना रहे होंगे तो जैसा प्रश्न कहेगा वैसा चलेंगे। कह रहा है 4 सबसे नीचे होगा, तो इस डायग्राम में फिलहाल अभी तक 4 यहीं सबसे नीचे होगा, क्योंकि इसी पे हम फोल्ड करके बनाएंगे। अब डब्बे को पलट दोगे तो जो 1 है वो नीचे हो जाएगा। लेकिन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया जाता, समझा जाता है। अब यहां आएगा एक, कह रहा है 2 3 के विपरीत होना चाहिए।
यहां हमने रख दिया 2 और 3, यहां हो गया 5 और 6। अब पूछ रहा है एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत 4 होगा, ऑप्शन सी। उसी तरह पूछ रहा है 6 के आसन्न क्या होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 के आसन्न होंगे, क्योंकि यहां पे 5 आ रहा है ना, 5 6 का विपरीत, इसलिए हो नहीं सकता। और आसन्न हमेशा 4 जगह होंगी। उसी तरह यहां पे 3 आ जा रहा है ना, 2 के विपरीत 3 होगा, इसलिए ये नहीं हो सकता, ये होगा। और ए और बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसमें दो दो ही सतह दी गई हैं। प्रश्न ये था ऊपरी फलक पे क्या है, तो ऊपरी फलक पे 1 है, ऊपरी फलक पे 1 है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हमारे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। शर्म नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है? एक अभी भी लिख रहा है, फिर से बता दीजिए। अब बताएंगे ही नहीं, शर्म तो आती नहीं है, 3 बार बता दिया। यह है प्रीवियस ईयर का प्रश्न, इसको अटेम्प्ट करिए। चलो बेटा इसको करो, प्रीवियस ईयर। ठीक है बेटा, क्यूब में 3 ए के बी एम एच के बी पी एच, इन दोनों में क्या देखो, क्या कॉमन, ए के बी एच एम, इन दोनों में के कॉमन है, तो के बी ए, के बी ए, के एम एच, एक के कट जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, पी। प्रश्न पूछ रहा है ए के सम्मुख कौन सा अक्षर होगा, एच, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ये 3 प्रश्न है बेटा, 2018 का प्रश्न है ये जो आंकड़ा दिया है इसी संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, आप पढ़ लीजिए खूब ध्यान से। एक प्रश्न ये ठीक सामने ही है, 2 इसके नीचे आएंगे। अब इसमें हम देखेंगे कॉमन क्या है।
लाइन सिंगल डबल बिंदु, लाइन और डबल बिंदु दो कॉमन है, यहां देखेंगे लाइन 3 4, लाइन 1 2, तो ये लाइन 2 बिंदु 1, 4 और 3, अभी जो डबल लाइन है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्रॉस। ठीक है, पूछ रहा है एक ही बिंदु वाले फलक के विपरीत पे क्या होगा, 3 बिंदु, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, दो बिंदुओं वाले फलक के विपरीत पे क्या होगा, दो बिंदुओं वाले फलक के विपरीत क्या प्रतीक है, 4 बिंदु, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चा, और आखिरी, क्रॉस वाले फलक के विपरीत फलक पे क्या आएगा, क्रॉस वाले फलक के विपरीत क्या आएगा, ऑप्शन सी रेखा। फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, ये और ये रेखा कॉमन है, तो रेखा के बाद दो बिंदु, दो के बाद एक बिंदु, तो रेखा दो बिंदु एक बिंदु, यहां पर रेखा के बाद 4 बिंदु, 4 के बाद 3 बिंदु, तो रेखा के बाद 4 बिंदु और ये 3 बिंदु, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, और यहाँ 2 टाइम्स लाइन है, रेखा है, तो एक क्रॉस हो जाएगी, यानी हट जाएगी, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, क्रॉस। ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। और इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हो गया। ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब नया टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम, यानी वेन आरेख। वेन आरेख क्या है और इसका नाम वेन आरेख क्यों है? वेन आरेख इसका नाम इसलिए है कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने इसको बनाया था। और वेन आरेख का मतलब क्या होता है, इसका उपयोगिता क्या होती है? किन्हीं भी 3 वस्तुओं, नाम, व्यक्तियों, स्थानों के बीच एक तार्किक संबंध की प्रतिस्थापना करना, यानी स्टेबल करना, क्या कहा जाता है, वेन डायग्राम की उपयोगिता कही जाती है। अब सवाल यह है कि वेन डायग्राम होता क्या है? हर वो आकृति जो क्लोज हो, यानी बंद हो, वो क्या है, वेन डायग्राम है। फॉर एग्जाम्पल, ये वेन डायग्राम है, यह भी वेन डायग्राम है, यह भी वेन डायग्राम है, वेन आरेख है। अगर ऐसा कुछ हो तो ये भी वेन आरेख है, यानी हर वो आकृति जो बंद हो, चारों तरफ से क्लोज हो, वो क्या है, वेन आरेख है। और कौन सी वेन आरेख नहीं है? जैसे ये हल्का सा खुला है, हल्के हल्के खुले हैं ना, तो जो खुली आकृति होगी कहीं से, वो वेन आरेख में नहीं आती। और ऊपर वाले सारे के सारे, ऊपर वाले सारे के सारे वेन आरेख की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, आप एक नजर दौड़ा लो, ये आरेख हैं और ये आरेख नहीं है, ये आप बना लो।
ठीक है बच्चा, तो ये वेन डायग्राम हो गया। अब सवाल ये है कि हम वेन डायग्राम को पढ़ेंगे कैसे। एक रास्ता ये है कि मैं बोर्ड पर क्वेश्चन की पीपीटी लाता जाऊं, आपसे कहूं आप सोचते जाएं और मैं टिक कराता चलूं। दूसरा रास्ता ये है कि मैं आपको तर्क की दुनिया में ले जाऊं। तर्क का मतलब ये होता है कि जब किसी के बीच में तार्किक संबंध होगा तो ये यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल का मतलब जैसे माताएं और बहनें, माताएं और बहनें एवं महिलाएं। खूब ध्यान से सुनना, मैंने 3 शब्द बोले, माताएं, बहनें और महिलाएं। तो अब जो दिल्ली में बैठा होगा, जो जयपुर में होगा, जो विशाखापट्टनम में होगा, जो कोलकाता में होगा, जो पटना में होगा, जो इलाहाबाद में होगा, हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही, या जो अमेरिका में भी होगा उसके दिमाग में एक ही आइडिया आएगा कि महिला एक बड़ा टर्म है। बड़ा टर्म का मतलब जेंडर है, और माताएं और बहनें दोनों उस जो स्ट्रक्चर होगा महिला का जेंडर उसी के अंदर आएंगी। यानी तर्क जो होगा वो यूनिवर्सल होगा। और दूसरी खास बात क्या होगी तर्क की, जनरल मेंटल एबिलिटी पे आधारित होगा। यानी आपकी जो सामान्य मानसिक योग्यता है उसी पे आधारित होगा, उसके लिए किसी विशेषज्ञ योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्थात जब किसी प्रश्न का उत्तर हम देने लगेंगे या सोचेंगे तो हमेशा उसको सामान्य मानसिक स्तर पे सोचेंगे, कभी भी विशेष मानसिक स्तर की ओर नहीं जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात, तर्क की दरअसल शुरुआत काफी पहले हुई थी हमारे देश में। प्राचीन काल में कुछ विषय पढ़ाए जाते थे, जैसे एक पढ़ाया जाता था मैथ, यानी वैदिक गणित जिसे कहते हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित क्यों पढ़ाया जाता था? दरअसल वैदिक गणित बहुत इंटरेस्टिंग वाला गणित है। इंटरेस्टिंग मतलब वो उसको करने में आपको मजा आएगा। ये तो जो मैथ अब आप पढ़ते हुए तो अंग्रेजों की गणित है, तो ये इंग्लिश मेथड है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता तो लोग संन्यास ले लेते हैं। लेकिन जो वैदिक गणित है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसमें बड़ा आनंद आता था। एक तो गणित पढ़ते थे वैदिक गणित, दूसरा पढ़ते थे तर्कशास्त्र, लॉजिक। लॉजिक क्यों पढ़ाया जाता था? क्योंकि जब बच्चा छोटे से ही लॉजिक पढ़ना शुरू करेगा, यानी लॉजिक इंप्लीमेंट भी करेगा, लॉजिक बोलेगा भी, यानी आर्गुमेंट देगा, तो जब वो बड़ा होगा तो उसकी आर्गुमेंट कैपेसिटी बहुत स्ट्रांग होगी, यानी उसका मेंटल लेवल बहुत हाई होगा। तीसरा आपने पढ़ा ही होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं था, वो एक स्ट्रक्चर था पूरे सिस्टम को, राज्य को चलाने के लिए। और चौथी बात जो सिखाई जाती थी प्राचीन काल में, वो युद्ध नीति सिखाई जाती थी, युद्ध विद्या। इन चारों को मिला करके प्राचीन काल में एजुकेशन सिस्टम था, ये उसी तर्क का हिस्सा है। दरअसल वेन डायग्राम के बाद अब लॉजिक की शुरुआत होती है यहीं से, ये बेसिक है लॉजिक का। धीरे धीरे एडवांस में हम बदलते चले जाएंगे, और जब एडवांस की ओर बढ़ेंगे तो आपका यही बेसिक लॉजिक काम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे क्या सिखाते हैं टीचर? क से कबूतर और ख से खरगोश, या ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। इसके अलावा सिखाते हैं 1 2 3 4 5। ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं जब बच्चा स्कूल जाता है। उसी तरह जब लॉजिक की शुरुआत करते हैं तो वेन डायग्राम उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये जितना इंटरेस्ट के साथ आप पढ़ेंगे उतनी ही आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, और जो तार्किक प्रश्न आएंगे उन्हें भी आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये लॉजिक पढ़ाया जाता था, ये हमें कहां से पता चलेगा? एक फिल्म आई थी बहुत पहले, हमारे ख्याल से 2-3 वर्ष से ज्यादा ही हो गए, बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, बाजीराव मस्तानी। तो मैं यहां पर मस्तानी पे फोकस नहीं, बाजीराव पे फोकस कर रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, बाजीराव आता है जब छत्रपति के दरबार में, क्योंकि उसके पिता स्वर्गीय बालाजी विश्वनाथ पेशवा थे। पेशवा का मतलब होता है जो बौद्धिक, शारीरिक और नीति यानी पॉलिसी में बड़ा विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो। तो उनके दरबार में जब वो आता है, फिल्म में दिखाया भी है, तो कहता है कि मैं अपने आप को पेशवा के पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार मानता हूं, योग्य मानता हूं। जैसे जब आप
प्री पास कर लोगे, मेंस पास कर लोगे, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इंटरव्यू दरअसल वही योग्यता का दावा होता है। योग्यता का दावा का मतलब हुआ कि 40 से 35 से 40 मिनट 45 मिनट इंटरव्यू चलता है और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, 275 का। उसमें पाने वाले 205, 210, 215 भी पाते हैं। कुछ ऐसे में जो 140, 150, 135, 160 नंबर भी पाते हैं। तो इतना ज्यादा गैप हो जाता है कि जो कम पाते हैं वो बाहर हो जाते हैं, जो ज्यादा पाते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो दरअसल वो 35 से 40 मिनट 45 मिनट वो आपकी योग्यता का ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, आपके दावे का इंटरव्यू होता है। यानी आप बोर्ड के सामने जाते हो और अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी प्रेजेंटेशन कंडीशन से आप अपने आप को सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार के तौर पे प्रस्तुत करते हो। तो वहां पर पेशवा जब वो उनका बाजीराव आता है तो कहता है कि मैं अपने आप को पेशवा के पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार मानता हूं। तो उससे कहा जाता है आपको इसके लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा कैसी देनी पड़ेगी? शस्त्र चला करके अपनी युद्ध नीति का परिचय देना होगा और शास्त्र बतला करके आपको अपनी तर्क क्षमता का परिचय देना होगा। तो दरअसल ये परंपरा शुरू से थी, इन्हीं दो की आवश्यकता थी। आज भी जो लॉजिक है, तर्क, ये हमारे हर जगह काम आता है। ये वेन डायग्राम में ही नहीं, केवल सी सेट में नहीं, हर जगह काम आएगा। आर्गूमेंट एक ऐसी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बड़े बड़े वकील होते हैं वो आर्गूमेंट ही करते हैं। आर्गूमेंट का मतलब हुआ कि सामने वाले बात को आप कैसे कन्विंस करते हो। या डेली लाइफ में भी इसकी जरूरत है। मम्मी हैं, पापा हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं, आप कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, सीट आपको रिजर्व नहीं मिल पाई, रिजर्वेशन नहीं मिल पाया, टीटी आया, आप क्या आर्गूमेंट देंगे ये आपकी बौद्धिक क्षमता पर निर्भर करेगा। यही आर्गूमेंट हम सीखते हैं लॉजिक में, यानी तर्क में। और तर्क की एक खासियत होती है, और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोलचाल की भाषा में या दैनिक जीवन में उपयोग आएगा, ये मेंस में भी और इंटरव्यू में भी काम आएगा। कैसे? जब आप मेंस में कोई प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, निबंध लिखेंगे या किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, तो उस उत्तर में आप तर्क ही दे रहे होते हैं कि ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ। यानी तर्क हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए डियर, इस टॉपिक को जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं एक एक क्वेश्चन दे करके उसका आंसर एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि फिर तो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा और आप कुछ दिन बाद भूल जाएंगे। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे 9-10 ऑप्शन बनाऊंगा, लगभग 9-10, और आपको मैं एक एक करके प्रश्न बोर्ड पे दूंगा। जितने लोग लाइव हैं, जो लाइव नहीं है उनकी बात अलग है, पर जो लोग लाइव हैं तो जो आपका उत्तर होगा, जैसे मैंने यहां पर 9 या 8 ऑप्शन बना दिए और यहां पर मैंने कोई प्रश्न दिया और आपका दिमाग कहता है कि 6वां सही है, तो आप 6 नंबर लिखना अपने कमेंट में। किसी को लगता है 8वां सही है तो 8 लिखेगा, किसी को लगता है पहला सही है उसके हिसाब से तो वो लिखेगा। तो हम लोग ज्यादा नहीं, अगर 7-8 प्रश्न, 10 प्रश्न केवल लॉजिक से कर लेंगे, उसके बाद फिर पीपीटी पे करेंगे, तो आपका तर्क बहुत अच्छा रहेगा। तो ये मैं ऑप्शन बनाता हूं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर 9। बस ये सारे ऑप्शन हैं। अब आप इन ऑप्शन को अपनी कॉपी में भी ऊपर के पेज पे लिख लो। वैसे तो ये जितनी देर हम लोग पढ़ेंगे ऑप्शन यहां बना रहेगा, इसको मैं हटाऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी ये सारे ऑप्शन आप बना लो।
अब मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं। लखनऊ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। लखनऊ, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। अब आप अपने ऑप्शन लिखना शुरू करो। अब देखो बेटा, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, बड़ा सा, है ना। अब हमें यह पता होना चाहिए कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी। तो मुझे लगता है इंडिया में रहने वाला हर व्यक्ति को पता है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। दूसरी बात, प्रयागराज। प्रयागराज जो न जाने फिर तो समझ लो इंडिया में रहता ही नहीं है। प्रयागराज सभी लोग जानते हैं, आजकल वहां कुंभ का मौसम चल रहा है। तो ये प्रयागराज है और ये लखनऊ है। अरे दोनों कहां रहते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमारा आंसर होगा 4 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। इंडिया गेट, दिल्ली, भारत। इंडिया गेट, दिल्ली, भारत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, शानदार। ये है बेटा इंडिया गेट। पूरा का पूरा इंडिया गेट किसके अंदर है? दिल्ली के अंदर है। और पूरी दिल्ली किसके अंदर है? भारत के अंदर। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सबके आंसर सही है, खुशी की बात है, बहुत अच्छे। अब अगला प्रश्न। दिन, सप्ताह और वर्ष। दिन, सप्ताह और वर्ष। ये देखो, ये दिन है। दिन से क्या हो जाता है? सप्ताह। और पूरा सप्ताह किसके अंदर समाहित होता है? वर्ष के अंदर। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 2 इज द राइट आंसर। बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। एक नंबर बेटा, एक नंबर। ये बिहार है, ये राजस्थान है, ये कर्नाटक है। इनका आपस में कोई लेना देना
नहीं है। कुर्सी, मेज और फर्नीचर। कुर्सी, मेज, फर्नीचर। ये देखो, ये है फर्नीचर का। सारी की सारी कुर्सियां फर्नीचर हैं, सारे के सारे मेज फर्नीचर हैं। ऑप्शन नंबर 4। किसी किसी को लगता है फर्नीचर का मतलब केवल वो ये समझते हैं कि लकड़ी की बनी हुई चीजें। फर्नीचर का मतलब ये हुआ अगर किसी चीज का नाम कुर्सी है और किसी का नाम मेज है, वो स्टील की हो, लोहे की हो, लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, सोने की हो, चांदी की हो, अगर वो कुर्सी है तो फर्नीचर है, मेज है तो फर्नीचर है। तो सभी कुर्सी सभी मेज जो है फर्नीचर की श्रेणी में आएंगे। अभिनेत्री, महिलाएं और कार। वाकई वाकई आप लोगों में से बहुत से लोग शानदार हैं। जितनी अभिनेत्रियां होती हैं वे सब किसमें आती है? महिलाओं में, है ना। सारी की सारी अभिनेत्रियां क्या होती हैं? महिलाएं ही तो होती हैं। और कार का अभिनेत्री और महिला से लॉजिकल कनेक्शन नहीं होता, तो कार कहां हो गई? बाहर हो गया। सोना। सोना समझते हो? सोना। सोना एक ऐसा शब्द है जिसके कई अर्थ निकलते हैं। सोना मतलब स्लीपिंग, सोना मतलब गोल्ड। और क्या होता है सोना मतलब? सोना मतलब अगर इसको थोड़ा सा अपभ्रंश में चले जाएंगे, सोना, सोना माने सुंदर, है ना। सोना किसी लड़की का भी नाम हो सकता है ना। और कई बार आपने सोशल मीडिया वगैरह पे देखा होगा, फेसबुक और बाबू सोना भी एक होता है, देखा ही होगा। तो कई प्रकार होते हैं सोना के। तो यहां पर जो सोना मैंने लिखा है इट्स गोल्ड। सोना, चांदी, जेवरात। अब देखो, अब इस प्रश्न में सब लोग धोखा खा गए। अब धोखा शुरू हुआ, यहां सबको धोखा मिल गया। कैसे? इसमें जेवरात सबसे बड़ा टर्म है। सवाल यह है कि जेवरात कैसे कहते किसे हैं? मतलब जो श्रृंगार यानी सौंदर्य को बढ़ाने का काम करे वो क्या है? ज्वेलरी है, उसी को जेवरात कहते हैं।
अब लोगों ने 4 नंबर आंसर दिया है। 4 नंबर का मतलब हुआ कि धरती पे जितना भी सोना है सब जेवरात है, और धरती पे जितनी चांदी है सब जेवरात है। और आपने देखा होगा कि चांदी के चम्मच, प्लेट, कटोरी, चाकू, मूर्तियां बनते हैं। कभी किसी शादी में किसी भाभी जी को, किसी आंटी जी को आपने देखा है कि चम्मच, प्लेट, कटोरी चांदी की पहने हुए हों, गले में माला? देखा? नहीं देखा। इस तरह जो गोल्ड है ना, सोना, आपने अपने जीवन में चांदी के जेवरात तो देखे हैं, आई एग्री विद यू। आपने सोने के जेवरात देखे हैं, आई एग्री विद यू। लेकिन सोने के बिस्किट भी होते हैं, सोने के तार का प्रयोग सैटेलाइट में भी होता है, सोने से पीस करके मिला के कुछ आयुर्वेदिक दवाएं भी बनती हैं, है ना? तो सोने का प्रयोग तो कई जगह पे है। उस तरह चांदी में नो डाउट चांदी की पायल यानी पाजेब बनती है ना? चांदी के कुछ लोग ब्रेसलेट भी पहनते हैं सिल्वर का। लेकिन चांदी की तो मूर्तियां भी होती हैं, और किसी टाइम में चांदी के जूते भी लोग बनवाते थे, जूते। अब बताओ, चांदी का जूता कभी जेवरात का काम करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों ने अपने सामान्य जीवन में देखा है कि मैक्सिमम सोने के जेवरात होते हैं। हम लोगों ने यह भी देखा है कि मैक्सिमम चांदी से जेवरात होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। ये देखो, कुछ सोना जेवरात है, कुछ चांदी जेवरात है। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 8 नंबर तो होगा ही नहीं। 8 नंबर हो जाएगा तो फिर तो कुछ चांदी सोना हो जाएंगे, कुछ सोना चांदी। सोना कभी चांदी नहीं होता, चांदी कभी सोना नहीं होता। आराम से देखो। अब कई बार क्या होता है बेटा, जैसे ऑफलाइन क्लास चल रही होती है, तो कई, अब आप चूंकि ऑनलाइन में हो तो आप केवल अपने कमेंट लिख पा रहे हो। ऑफलाइन क्लास में कई बार क्या होता है, सामने भीड़ होती है तो कुछ लोग आर्गुमेंट कर लेते हैं। एक बच्चे ने कहा कि सर सोना चांदी दोनों एक साथ साथ हो सकते हैं। हम कहा कैसे? भाई सोना, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि चांदी की चेन है, सोने का लॉकेट है, फिर भी सोना सोना है और चांदी चांदी है। ऐसा थोड़ी है कि सोने को हम चांदी कह देंगे, चांदी को सोना कह देंगे। अगर ऐसे होने लगे तो लोग शादियों में जब ज्वेलरी लेके जाए ना, तो चांदी के जेवरात लेके जाएं और घर वालों से कहें मान लो कि ये सोना है, तो कोई मानेगा? लोग घेर के पीटने लगेंगे। तो होता क्या है कि चांदी का अस्तित्व तो चांदी का है, सिल्वर का। सोना का अस्तित्व जो है सोने का है, गोल्ड का। कई बार ऑफलाइन क्लास होती तो कई बच्चे आर्गुमेंट कर देते हैं कि सर ये पंकज उदास की गजल गजल है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। बड़ी फेमस गजल है। तो बताओ सर, चांदी जैसा रंग हो गया, सोने जैसे बाल हो गया, तो एक ही के अंदर दोनों गुण पाए गए कि नहीं पाए गए? तो वो कविताओं की बात है, कहानियों की बात है ना, कल्पनाओं की बात है। कवि जब किसी का वर्णन करता है ना, सुंदरता का, तो जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है वो अलंकार होते हैं। तो उस गजल में जो कहा गया ना कि चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, इसका मतलब वो कल्पना से परे सुंदरता का बखान कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तर्क की दृष्टि से सोना और चांदी एक ही जगह पाए जाएंगे। ठीक है बेटा? तो हमारे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। ठीक है? तो आज के दिमाग में, अगर आपके दिमाग में भी कभी ऐसा रहा हो सोने और चांदी वाला कॉन्सेप्ट, तो अब निकाल देना। पिता।
पुरुष और डॉक्टर, पिता अब इसको देखो आप, अब आप में से अलग अलग लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, है ना। कुछ लोगों ने ऑप्शन 8 भी बताया है, कुछ लोगों ने ऑप्शन 2 बताया है, कुछ लोग ऑप्शन 5 बता रहे हैं, कुछ लोगों ने ऑप्शन 4 बताया है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। जिन लोगों ने ऑप्शन 8 बताया है पहले वो समझें। अब जाहिर सी बात है, इनमें से एक को पिता बनाए होंगे, एक को पुरुष बनाए होंगे, एक को डॉक्टर बनाए होंगे। जब भी आप कल्पना करो कि हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, तो आप थोड़ा सा अपने आप से आर्गुमेंट भी कर लो। अब मैं दिखाता हूं आपको आर्गुमेंट। जिन लोगों का ऑप्शन 8 है वो कितने खतरनाक टाइप के लोग हैं, पहले आप ये समझिए। ये जो ऑप्शन 8 वाले हैं, इनके हिसाब से कुछ पिता तो पुरुष होते हैं, यानी संसार के कुछ पिता ऐसे हैं जो पुरुष हैं। सम फादर्स आर मेल बट अदर्स आर नॉट मेल। इनका मतलब हुआ कि कुछ पिता तो पुरुष हैं, कुछ पिता पुरुष हैं ही नहीं। तो पिता तो सारे पुरुष होते हैं, सारे पुरुष पिता नहीं होते, मैं एग्री करता हूं। लेकिन जितने पिता हैं वो तो पुरुष होंगे ना। इसलिए जिनका ऑप्शन 8 है वो खतरनाक आदमी है। कुछ लोग ऑप्शन नंबर 2 भी बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं मुझे को नहीं पता। अब इनमें से हो सकता है इसको पिता बता रहे हो, इसको पुरुष बता रहे हो, और इसको डॉक्टर बता रहे हो। तो सारे पिता पुरुष हो गए, बात तो सही है। लेकिन सारे के सारे पुरुष डॉक्टर भी हो गए ना। इसका मतलब इस क्लास में जितने लोग कमेंट कर रहे हैं मेल, वो सब डॉक्टर हैं। मैं भी टीचर थोड़ी हूं, मैं तो डॉक्टर हूं। तो ये भी गलत है। अब हमारे जो सही आंसर वाले हैं, मैं सीधा वहां चलता हूं, है ना। और उसका एक बच्चा लिख रहा है सर ऑप्शन 3 वालों को बताएं। 3 नंबर वाले तो और खतरनाक हैं। 3 नंबर में क्या करोगे, एक जगह आप पुरुष रखोगे, एक जगह पिता रखोगे, और एक जगह डॉक्टर रखोगे। तो वही लॉजिक तो निकला कि कुछ पिता पुरुष हैं, कुछ पिता पुरुष नहीं है। तो जो 3 नंबर वाले हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, उन्होंने ऐसे कौन कौन से पिता देखे हैं अपने जीवन में, काल में, जो पुरुष थे ही नहीं। ये अलग की बात है, हो सकता है घर में पापा बर्तन धुलते हो, खाना बनाते हो, झाड़ू पोछा करते हो, बच्चों के डायपर भी बदलते हो सकते हैं। लेकिन ये काम करने से उनका जेंडर थोड़ी बदल जाएगा, रहेंगे तो पुरुष ही। कई घरों में होता है, पापा बेचारे बड़े मेहनती होते हैं, बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, डायपर चेंज कर देते हैं, घर का खाना भी बना देते हैं, सबके कपड़े साफ करके प्रेस भी कर देते हैं। सुबह सुबह मम्मी, जिस जिस घर में मम्मी का पावर चलता है ना, फुल पावर,
वो ऑर्डर दे देती हैं। कई पिता होते हैं सुबह उठ के बेचारे झाड़ू पोछा भी कर देते हैं, लेकिन इससे उनका जेंडर नहीं बदलेगा, जेंडर उनका मेल ही रहेगा। और काम के आधार पे किसी का जेंडर भी नहीं बनता। कोई खाना बना रहा है तो इसका जेंडर डिसाइड नहीं होता, और खाना बनाने के लिए जेंडर कंफर्म थोड़ी है कि जो महिला होगी वही खाना बनाएगी। खाना तो कोई भी बना सकता है, झाड़ू पोछा भी कोई कर सकता है ना। तो बेटा, काम बदल जाने से जेंडर नहीं बदलेगा। पिताजी जो हैं पापा, वो हमेशा पुरुष ही रहेंगे, इसलिए उनका जेंडर ना बदलो, इतनी कृपा बनाए रखो। महिलाएं, माताएं और बहनें, ये अगला प्रश्न। सॉरी बेटा, पहले प्रश्न नहीं, पहले इस प्रश्न को मैं करवा दूं। पिता, पुरुष और डॉक्टर। अब मैं इसमें जो सबसे बड़ा टर्म है वो पुरुष यानी मेल। तो अब आप सोचो, क्या संसार के जितने भी पुरुष हैं मेल, वो सब पिता हैं? ना, क्योंकि जो बच्चा एक दिन का अभी अभी पैदा हुआ है ना, अगर वो लड़का है तो मेल है वो, और जो अभी अभी संसार में विदा होने जा रहा है वो भी अगर पुरुष है तो मेल है। तो मेल एक बड़ा टर्म है, ये हमने मेल बना दिया। अब सारे मेल तो पिता नहीं होते, लेकिन सारे के सारे पिता मेल होते हैं। तो सारे के सारे पिता क्या होते हैं? मेल होते हैं, बना दिया। अब बात आती है डॉक्टर की। तो आपने अपने जीवन काल में, सामान्य जीवन में, महिला डॉक्टर भी देखा होगा, पुरुष डॉक्टर भी देखा होगा। तो ये जो बाहर हो गई वो महिला डॉक्टर हो गई, या जो ये अंदर हो गया वो पुरुष डॉक्टर हो गया। लेकिन पुरुष डॉक्टरों में कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पिता होते हैं किसी न किसी के, इसलिए थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर भी आएगा। तो ऑप्शन 7 इज द राइट आंसर। सेवन नंबर इज द राइट आंसर। जिनका भी 7 नंबर था सबका सही है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। नेक्स्ट है महिलाएं, माताएं और बहनें, ये है नेक्स्ट। अब देखो बेटा, ये महिलाएं हैं, महिलाओं के अंदर ही माताएं और बहनें होंगी। अब यहां हमें कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। हमने अपने परिवार में, समाज में देखा होगा, कुछ बहनें ऐसी होंगी जो शादीशुदा होंगी, मैरिड होंगी तो उनका अपना बेबी होगा, बच्चा होगा। तो वो माताएं भी हैं और हमारी आपकी बहनें भी हैं। लेकिन सारी बहनें माताएं नहीं होती, इसलिए कुछ बहनें माताएं हैं और कुछ बहनें माताएं नहीं हैं। जो अनमैरिड हैं वो माताएं नहीं हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन 5। 5 इज द राइट आंसर। विद्यार्थी,
क्रिकेट खिलाड़ी और टेनिस प्रेमी। टेनिस प्रेमी का मतलब होता है टेनिस लवर। टेनिस लवर का मतलब जो टेनिस से प्रेम रखते हो। आठ नंबर बेटा, 8 नंबर, 8 नंबर होगा। देखो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं, अब कुछ क्रिकेट खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी होते हैं। अब क्रिकेट खिलाड़ी का मतलब ये नहीं कि जो इंडिया टीम से खेलेगा वही क्रिकेट खिलाड़ी है। जो आपकी स्कूल कॉलेज मोहल्ले की टीम होगी वहां भी जो लोग होंगे खिलाड़ी होंगे तो वो भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो कुछ क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं, कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खिलाड़ी होते हैं। अब आते हैं टेनिस प्रेमी। तो कुछ विद्यार्थी टेनिस प्रेमी हो सकते हैं, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्रेमी हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी टेनिस प्रेमी होंगे जो न तो क्रिकेट खिलाड़ी होंगे और न ही विद्यार्थी। मान लो आपके पापा, अब वो विद्यार्थी भी नहीं है, क्रिकेट खिलाड़ी भी नहीं है, लेकिन टेनिस देखते हैं। महेश भूपति, लिएंडर पेस, सानिया मिर्जा, है ना, और भी इंटरनेशनल लेवल बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी रहे। तो टेनिस प्रेमी होना अलग, तो ये हो गए। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा विद्यार्थी भी हो, यानी पढ़ रहा हो, अपने कॉलेज या स्कूल में क्रिकेट भी खेलता हो, क्रिकेट खिलाड़ी भी हो, और टेनिस प्रेमी भी हो। जब भी कभी इस तरह का प्रश्न कहीं आए कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, ये जो मैंने दिया है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप के वर्ड लग रहे हैं, तो हमेशा क्या होगा, ऑप्शन 8। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं एक अलग दुनिया में। वो दुनिया शुरू हो गई। प्रश्न नंबर 1, महिला अभिनेत्री और मॉडल, कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन सी गलत बना हुआ है। ऑप्शन सी ऐसे होगा, महिला अभिनेत्री मॉडल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? सभी अभिनेत्रियां सभी अभिनेत्रियां महिला होती हैं, सभी अभिनेत्रियां महिला होती हैं। और जो मॉडल होते हैं ना, मॉडल मॉडल लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जो मॉडलिंग भी करती हैं और एक्टिंग भी करती हैं, और कुछ मॉडल ऐसे होंगे जो मेल होंगे, वो बाहर हो गए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2,
ये है बेटा ऑप्शन सी। तांबा तार कागज, कुछ तांबा तार होता है, कुछ तार तांबे के होते हैं और कागज एकदम अलग होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थी ग्रेजुएट खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 3, विद्यार्थी ग्रेजुएट खिलाड़ी। विद्यार्थी ग्रेजुएट खिलाड़ी। प्रश्न नंबर 3 करिए। विद्यार्थी ग्रेजुएट खिलाड़ी। मानव शेर मांसाहार। मानव शेर मांसाहार। मानव शेर मांसाहार। सारे के सारे शेर क्या होते हैं? मांसाहार होते हैं। कुछ मानव मांसाहारी होते हैं, कुछ मानव शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन बी। और पांचवा, कलाकार, पुरुष और चित्रकार। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न। सभी शेर पशु होते हैं और पक्षी इनसे अलग होंगे। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न। भारत, मालदीव, लक्षद्वीप। बेटा ये सी साइड में
पहले यूपीएससी में एक दो बार पूछा है, अब नहीं पूछता। लेकिन सवाल है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्याय निगमन सिलोइज्म, है ना। तो जब सिलोइज्म पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत होगी, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। मालदीव जो, लक्षद्वीप जो है वो भारत में है और मालदीव बगल में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, पुरस्कार के अंदर ऑस्कर भी आएगा और पुलित्जर भी आएगा, लेकिन पुलित्जर ऑस्कर नहीं होता, ऑस्कर पुलित्जर नहीं होता। बेटा पुलित्जर और ऑस्कर दोनों पुरस्कार हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे दिए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक ऐसा प्रश्न भी हम करेंगे, दी गई आकृति में कौन सा अक्षर उन मनोचिकित्सक को दर्शाता है जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो हैं किंतु मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो ये वाला है ना, ये वाला, ये पूरा का पूरा मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता है। अब कह रहा है कि वो मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, तो यानी EFBH हो नहीं सकता। अब दो बातें और कह रहा है, मनोचिकित्सक भी हो और नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी हो। इसमें मनोचिकित्सक कौन है? C है, G है, E है, F है। लेकिन E और F सामाजिक कार्यकर्ता में भी आ जाते हैं, तो ये हो नहीं सकते। C भी नहीं हो सकता क्योंकि C केवल मनोचिकित्सक है। जब वो कह रहा है मनोचिकित्सक भी चाहिए, मनोचिकित्सक भी चाहिए और नैदानिक मनोवैज्ञानिक भी। त्रिभुज और सर्कल के अंदर कौन सा है? G। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आखिरी प्रश्न, वेन डायग्राम का आखिरी प्रश्न।
अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, कह रहा है उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु बोल सकते हैं। तमिल और तेलुगु, एक तो ये जो 12 हैं ये तमिल तेलुगु बोल सकते हैं, और जो ये 9 हैं ये तमिल तेलुगु अंग्रेजी तीनों बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है तमिल तेलुगु में ही काउंट होंगे। तो 12 9 21, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 21 होगा। ये यूपीएससी 2012 का प्रश्न है। आप इसको देख लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। कुछ लोगों को जिनको कंफ्यूजन है वो देखें, ये जो 13 है ना, ये 13 तेलुगु बोल सकते हैं अंग्रेजी, लेकिन तमिल नहीं बोल सकते, इसलिए इनको नहीं लेंगे। ये 19 जो है इनको नहीं लेंगे, क्योंकि ये तमिल तो बोलते हैं लेकिन तमिल के साथ अंग्रेजी बोलते हैं, तेलुगु नहीं बोलते। कह रहा है ना उन सभी लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो तमिल और तेलुगु, तमिल और तेलुगु यानी दोनों भाषाएं बोलते हो, तमिल भी बोलते हो और तेलुगु भी, सिंगल में नहीं। ऐसे में तो सिंगल में 24 बोलते हैं तमिल, इधर 35 तेलुगु बोलते हैं। जो दोनों बोलते हैं, दोनों भाषाएं बोलने वाले ये 12 हैं जो तमिल तेलुगु में कॉमन है, और ये 9 भी हैं क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, इसीलिए 21 हुआ। तो देयर इज नो कंफ्यूजन। कौन है? आदित्य मंडेलिया। लगता है आदित्य आपके समझदारी का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है ना? जैसे कहे कोई कि आज इस पार्टी में, मतलब जो पार्टी होने वाली है, पति और पत्नी उन लोगों को काउंट करो जो पति और पत्नी आए हो, यानी जो अपनी पत्नी के साथ या जो पत्नी पति के साथ गया वही काउंट होगा। और का मतलब यही होता है ना। जैसे कहे चीनी और चाय, दैट मीन्स टी एंड शुगर बोथ आर इंक्लूडेड। तमिल और तेलुगु, दैट मीन्स द पर्सन हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, तमिल एंड तेलुगु। ठीक है बेटा, देयर इज नो कंफ्यूजन। इधर देखो, वृत्त पी मेहनती लोगों को, ये है मेहनती। वृत्त क्यू बुद्धिमान को, ये है बुद्धिमान। वृत्त आर सच्चे लोगों को, ये है सच्चे। और वृत्त एस ईमानदार, ईमानदार लोगों को निरूपित करता है। अब कह रहा है ऐसे व्यक्तियों को निरूपित कर जो बुद्धिमान भी हो, ईमानदार हो और सच्चे हो। बुद्धिमान हो, ईमानदार हो और सच्चे, कि तुम मेहनती ना हो। अब मेहनती ना हो तो जो मेहनती वाला सर्कल है इसको बाहर कर दो,
ये तो हो नहीं सकता। अब ऐसा नंबर ढूंढो जो R में, S में और Q तीनों में समाहित हो। वो नंबर क्या है? वो नंबर है 6। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख लीजिए, नोटिस कर लीजिए। तो इसी के साथ आपका डाइस भी टॉपिक समाप्त हुआ, वेन डायग्राम भी। कल संडे है, आप फुल डे एंजॉय करें या रिवीजन करें। मंडे को अपनी फिर मुलाकात होगी और मंडे को हम लोग पढ़ेंगे न्याय निगमन यानी सिलोजिज्म, और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आपका टॉपिक बचेगा वो बचेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ, डायग्राम काउंटिंग, डायग्राम में मतलब ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, तो जो उसमें यूपीएससी का पैटर्न है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ फिर आपका जनरल मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी सिलेबस समाप्त होगा। फिर जब कॉम्प्रहेंशन शुरू होगा तो हम कॉम्प्रहेंशन में भी आपके साथ होंगे। आशा करता हूं कि आपने बेहतर तरीके से सीखा होगा और समझा होगा। फिर मिलते हैं हम लोग मंडे को, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।